सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा और मैं हूं जवाद कमाल। हुकूमत के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर अपोजिशन जमातें तहरीक चलाने का इरादा रखती हैं। इसके लिए ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत ज़्यादा मुतहरिक है और अपोजिशन की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने के साथ साथ ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाने का भी सोच रही है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद तकसीम दर तकसीम का शिकार होती नज़र आ रही है। मुतादिद बयानात रहनुमाओं के एक दूसरे के खिलाफ सामने आ रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में क्या तहरीक और जो अपोजिशन रहनुमा है वो मौसर तहरीक चलाने में कामयाब होंगे? क्या बानी PTI, जिसके बारे में कहा जा रहा है और हुकूमत की जानिब से मुतादिद ये कहा जा रहा है कि अगर वो सिद्क़ दिल से मुआफ़ी मांगे तो उन्हें मुआफ़ी मिल जाएगी, तो क्या वो इस मामले पर मुआफ़ी मांग लेंगे? और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पोजीशन में है कि हुकूमत के ख़िलाफ़ मौसर एहतजाज कर सके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी हुकूमत से थोड़ी खिंची खिंची और नाराज़ नज़र आ रही है। इस सूरत हाल का फ़ायदा भी क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या दीगर अपोजिशन जमातें उठा सकती हैं? इस पर प्रोग्राम में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा, साबिक वफाकी वज़ीर और सीनियर सियासतदान फवाद चौधरी साहब से। बहुत बहुत शुक्रिया फवाद साहब। पार्टी में बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हैं, शिद्दत कर चुके हैं और शहराम तरक्की के बाद आतिफ खान ने भी अली अमीन गंडापुर के जो बयानात हैं उन पर तहकीकात का मुतालबा कर दिया है। आज़म सवाती का भी स्टेटमेंट सामने आया, असद कैसर के भी स्टेटमेंट आप देख रहे हैं। मौजूदा सूरत हाल में आज़म सवाती कह रहे हैं वो अली अमीन गंडापुर के साथ हैं। फवाद चौधरी किसके साथ हैं मौजूदा सूरत हाल में? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो तहरीके इंसाफ का जो काडर था वो तो 9 मई के बाद 9 मई और 1 जून के दरमियान जो है उसको तोड़ दिया गया था। जब हम जैसे लोगों को ठुड्डे मुक्के मार के निकाल दिया गया पार्टियों से, असद उमर, परवेज़ खटक, इमरान इस्माइल, अली जैदी, मैं, उसके बाद शाह महमूद कुरैशी, एजाज चौधरी, महमूद रशीद, डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर चीमा समेत जो दर्जनों लोग हैं उनको जेलों में डाल दिया गया। उसके बाद जो लोग बाहर भी रहे जैसे हमाद अजहर हैं या बाकी लोग हैं, उनको जो है वो आपने देखा कि उनको अदमी असलम इकबाल हैं, उन लोगों को जो है वो भागने पे मजबूर कर दिया गया। सो PTI का काडर तो ऐसा रहा नहीं। उसके बाद जो लोग आए वो लोग PTI को जानते नहीं थे, PTI के कारकुन उनको नहीं जानते। वो एक फिल इन द ब्लैंक्स का एक रोल है। जो KP की ग्रुपिंग है ये कोई नई नहीं है। चौधरी साहब, जो लोग आए वो खान साहब की नॉमिनेशन ही है। अगर बैरिस्टर गौहर की आप बात करते हैं तो वो उनके तो जब लोग नहीं होंगे जी, तो जब लोग नहीं होंगे, जब लोगों को असल पार्टी को खत्म कर दिया गया, तो फिर जो लोग अवेलेबल थे या नए आए तो उनको ही फिर मिलाना, जिनकी अरेस्ट का, गिरफ्तारी का खतरा नहीं था, जिन पे केसेस नहीं बनने थे या चीजें नहीं होनी थी, जिनका सच्ची बात है कि पॉलिटिक्स में भी नौमौलूद थे, फिर उन लोगों को एक फिल इन द ब्लैंक्स के लिए जगह जो है वो मिली। PTI की जहां तक इस वक्त KP का जो मामला है, वहां पे जो ग्रुपिंग है वो बड़ी पुरानी है। ये 2012-13 से ही मामला चल रहा है। जब इमरान खान बाहर होते हैं तो वो ये ग्रुपिंग ज़ाहिर है एक हद से ऊपर नजर नहीं आती। जब वो नहीं है तो उसकी वजह से ये ग्रुपिंग ज्यादा वाज़ेह नजर आ रही है। लेकिन ये ग्रुपिंग परवेज खट्टक साहब के दौर में भी थी, ये महमूद खान के दौर में भी थी और ये अब भी वही ग्रुपिंग है जो चली आ रही। लेकिन अब तो चौधरी साहब बहुत ज़्यादा ग्रुपिंग हो गई है। अब तो ऐसा लग रहा है कि एक और फॉरवर्ड ब्लॉक अनकरीब बनने को है। एक 9 अप्रैल 2022 को बना था जिसमें हमने देखा था कि 20 रहनुमा थे, अलग हो गए थे। इस बार भी कुछ ऐसा इम्कान नज़र आ रहा है आपको? उन 20 रहनुमाओं का कोई नाम भी आप सुनते हैं कि वो किधर है? देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक की कोई हैसियत और अहमियत नहीं है। उसकी वजह यह है कि PTI का इस वक्त जो फ्रेमवर्क है, जो इस वक्त जो आप समझिए कि जो PTI जिसके इर्द गिर्द है वो इमरान खान है, बाकी किसी की कोई हैसियत अहमियत उस तरह से है नहीं। जिसकी वजह से जब फॉरवर्ड ब्लॉक ग्रुप बनते हैं, जैसे नून लीग में अगर फॉरवर्ड ब्लॉक ग्रुप बने या पीपल्स पार्टी में बने, तो वो शख्सियात मैटर करती हैं इन पार्टीज में। लेकिन चूंकि PTI के अंदर शख्सियात मैटर नहीं करती, तो ये लोग हो ना हो, आज इमरान खान इनको फारिग कर दें तो देखे ना, ये सब लोग तो बिल्कुल फारिग हो गए। सो PTI को क्या फर्क पड़ेगा फॉरवर्ड ब्लॉक से? हाँ,
जो तकसीम का तासुर है मेरे नज़र में, असल देखिए सलमान राजा की कोई हैसियत नहीं है, गौहर इम्पोर्टेंट नहीं है, शिबली फराज इम्पोर्टेंट नहीं है। जो असल तकसीम है वो है जो अलीमा खान और अली अमीन गंडापुर की हमें नज़र आती है। ये वो दो इम्पोर्टेंट पोजीशंस हैं, दो इम्पोर्टेंट लोग हैं जिनके अंदर इख्तलाफात जो हैं वो पीटीआई को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और अगर पीटीआई का भला करना है किसी ने, और अगर ये खुद लोग भी सोचें, तो अलीमा बीबी और अली अमीन गंडापुर को अपने डिफरेंसेस जो है रिजॉल्व करने चाहिए, क्योंकि वो अपनी एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन की वजह से और अलीमा बीबी इमरान खान की बहन होने की वजह से उनकी बड़ी अहमियत है और लोग उनसे जुड़ते हैं। तो अली अमीन गंडापुर बमुकाबला जुनैद अकबर खैबर पख्तूनख्वा में नहीं चल रहा? ये तो मैंने आपको बताया ना कि ये तो पुरानी ग्रुपिंग है, इसको फर्क नहीं पड़ता। इमरान खान से मुतल्लिक तो अली अमीन गंडापुर भी उनसे लॉयल हैं, जुनैद भी लॉयल हैं, बाकी लोग भी लॉयल हैं। सो उनका इमरान खान की ये पॉलिटिक्स के ऊपर या पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे फर्क नहीं पड़ता। वो तो एक लोकल पॉलिटिक्स है जो चलती रहेगी हर पार्टी में, ये तो चलते ही रहता है। तो फवाद चौधरी साहब, आप क्या समझते हैं, जैसे कि मुखालफिन कहते हैं पार्टी में नंद भावच का मामला चल रहा है, इस बारे में क्या कितनी हकीकत है? चल भी चले ना चले उससे फर्क नहीं पड़ता। देखिए मेरा और आपका इंटरेस्ट ये है कि वो कौन सा झगड़ा है जिससे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स या पीटीआई की पॉलिटिक्स इफेक्ट होती है। वो मैंने आपको बताया कि मेरी नज़र में वो अलीमा बीबी और इस वक्त अलीमा बीबी और अली अमीन गंडापुर के डिफरेंसेस हैं जो कि पार्टी को हर्ट करते हैं, क्योंकि असूली तौर के ऊपर इन दोनों को इकट्ठी एक जो है वो स्ट्रेटजी के तहत चलने की ज़रूरत है। वो चीफ मिनिस्टर हैं खैबर पख्तूनख्वा के और बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड कर रहे हैं, और अलीमा बीबी के साथ लोग इस वक्त जुड़ रहे हैं। इन दोनों को अगर इकट्ठे होते हैं तो फिर पीटीआई एक बड़ी लीथल अपोजिशन फोर्स बनेगी। अच्छा चौधरी साहब, कुछ रोज़ कबल इमरान इस्माइल साहब से बात हुई थी मेरी, उनका ये मौक़िफ़ सामने आया था कि मैं पहले तो नहीं लेकिन अब कोशिश कर रहा हूँ कि बानी पीटीआई से मेरी मुलाकात हो और पार्टी के जो मामलात है वो बहुत ज़्यादा जो इस वक्त तकसीम दर तकसीम है उसको ख़त्म किया जा सके, लेकिन मैं मुलाकात चाहता हूँ। आपका भी शुमार बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के करीबी तरीन साथियों में होता था जब हुकूमत बनी थी, अहम तरीन मिनिस्ट्री आपके पास थी, तो आप लोग बिल्कुल साइड हैं। आप भी क्या आप कोशिश कर रहे हैं या आप चाहते हैं आपकी बानी पीटीआई से मुलाकात हो? नहीं, मेरी तो मुलाकातें हो चुकी हैं, तो 3-4 मुलाकातें तो मेरी हो चुकी हैं, और अगर 12 को दोबारा केस लगा तो फिर हमारी मुलाकात होगी। और मैं तो अभी भी खान साहब का एतमाद जो है वो पूरी तरह हमें हासिल है, और हमारी सारी लॉयल्टी जो है वो इमरान खान के साथ। सो हमारा रिलेशनशिप तो बिल्कुल नहीं बदला है। ये ज़रूर है कि जो पार्टी के अंदर ये जो नौमौलूद फॉर्म 47 की लीडरशिप आई है, इसको तकलीफ हो जाती है मुलाकात से या बात से, वो चलती रहेगी कुछ अर्सा, कोई इशू नहीं है। जाहिर है ये जो 3-4 लोग हैं इनको पार्टी से निकलवाना हमारे लिए बहुत अहम है, और ये हमारा एजेंडा है कि इन 3-4 लोगों को हम पार्टी से निकलवाएंगे। ये तो मौजूदा फैसले आप कह रहे हैं आपकी उनकी मुलाकात होती रहती है। आलिया हमजा साहिबा को इस वक्त पंजाब की मुकम्मल तौर पर इख्तियार दिए गए, हम्माद अजहर साहब को साइड किया गया है मौजूदा सूरत हाल में। आप समझते हैं ये बानी पीटीआई का ही फैसला है या उन लोगों की तरफ से ये किया गया है जो फीड करते रहे, जो मुलाकात करते हैं जाके बानी पीटीआई से? नहीं, आलिया हमजा तो देखे ना, वो तो पुरानी पीटीआई की वर्कर है, क्या कुर्बानी है जो उन्होंने नहीं दी। और जाहिर है कि जब हम्माद अजहर को आपने थ्रेट कर दिया, उनको आप सामने नहीं आने दे रहे, तो फिर एक ऐसी शख्सियत जो ऑन ग्राउंड मौजूद है उसको यह जिम्मेदारी दी गई है, तो ये फैसला तो ज़ाहिर इंटरेस्ट में है। अब आलिया हमजा के ऊपर है कि वो आगे उतना ज़ाहिर उनका नॉलेज नहीं है, वो डिस्ट्रिक्ट्स में लोगों को नहीं जानती, एमपीएस को नहीं जानती, हार्डकोर पॉलिटिक्स की वो नहीं है। लेकिन बहरहाल उनका ये है कि अगर वो इसको आगे बढ़ाएं और वो आगे इसको लेके चले तो एक अच्छा हो सकता है। राइट। तो आप क्या समझते हैं गुज़िश्ता दिनों शेर अफजल मरवत साहब के साथ जो हुआ, फैसल चौधरी साहब को बुकला टीम से बाहर किया गया, ये दुरुस्त फैसले थे? नहीं, इन फैसलों की तो बड़ी तबाही हुई है पार्टी में इस वक्त। देखिए ना, ये हो ही नहीं सकता था कि आप इस वक्त कोई जो लोग हैं उनको निकालना शुरू करें। पार्टी का तो काम था कि इस वक्त लोगों को जोड़ते, लेकिन अभी हम जब भी मौका मिलता है खान साहब के पास देखता हूँ मैं कि एक ही बात हो रही है कि कोई पार्टी में शामिल ना हो जाए और जो शामिल है इनको हम निकाल दें, बस यही चल रहा है। फैसल वाडा साहब कह रहे हैं बानी पीटीआई अपने तमाम कार्ड खेल चुके हैं और उन सब में उनको नाकामी हुई है, बैरून मुल्क से जो सपोर्टर्स फंडिंग करते थे वो भी बंद हो गई है, पार्टी में शदीद अब नुकसान होगा। आप मुत्तफिक हैं? वो तो 3 साल से ये कह रहे हैं, क्या फर्क पड़ा?
लेकिन ना पाकिस्तान की पॉलिटिक्स इस वक्त इमरान खान के इर्द गिर्द घूम रही है और उनका जो तमाम, आप देखें अभी आपने पूरा प्रोग्राम किया है, आपने इमरान खान के ऊपर किया है। इसी तरह से जो तमाम इस वक्त पाकिस्तान का मीडिया है वो 6 बजे से 11 बजे तक इमरान खान डिस्कस करता है और कोई टॉपिक ही नहीं है। आप जो मर्जी नैरेटिव बनाने की कोशिश कर लें, द होल पॉलिटिक्स इज रिवॉल्विंग अराउंड इमरान खान, इज द सन अराउंड विच द पाकिस्तान पॉलिटिक्स इज रिवॉल्विंग। सो जब तक वो अल्टरनेटिव नैरेटिव नहीं बन पाता इनसे, वो जो नहीं बन सका 3 साल में, इमरान खान की पोजीशन को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, मुखालफिन जो साहब ये कहते हैं कि मौजूदा क़यादत और वकला नहीं चाहते, हमने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के, हुकूमती वज़रा के स्टेटमेंट हमने देखे हैं, तर्जुमानों के स्टेटमेंट देखे हैं, जो कहते हैं कि वकला और मौजूदा क़यादत ही नहीं चाहती कि बानी PTI बाहर आए। आप इस बात से मुत्तफ़िक़ हैं? देखिए, नियतों का हाल तो अल्लाह जानता है। ये बात सही है कि इनको काफ़ी लोगों को मौज लगी हुई है। इमरान खान जेल के अंदर हैं तो एक मिलियंस ऑफ डॉलर की एक इकॉनमी बनी हुई है जिससे बहुत सारे लोग जो हैं वो फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन असल में मेरी नज़र में नीयत से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये भी है कि इनकी कैपेसिटी ही नहीं है। अगर ये चाहें भी तो ये क्या कर लेंगे। आप देखें, मैंने अलायंस जो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस था, खान साहब ने मुझे कहा, मैं मौलाना फजल रहमान साहब से मिला, शाहिद खाकान साहब से मिला, सब लोगों से मिला के मैंने ग्रैंड पॉलिटिकल अलायंस जो है उसकी मैंने बुनियाद रख दी, उसके हमने बिल्कुल चीज़ें आगे बढ़ा दी। इन्होंने उसको बेड़ा गर्क कर दिया और अब वो भी ये नहीं कर सके। तो इतनी ज़्यादा जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं इनको तो हैंडल करना ही नहीं आता, इन्होंने क्या करना। ग्रैंड अपोजिशन अलायंस की कश्ती कहाँ पहुँचेगी, इस पर तो मैं आपसे आगे चलकर बात करूँगा। ज़रा हुकूमती पोजीशन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। फवाद चौधरी साहब, हुकूमत का मौक़िफ़ है कि हमने पाकिस्तान में कामयाब समिट करवाई हैं, इन्वेस्टर्स पाकिस्तान में आ रहे हैं और डॉलर की रेट भी नीचे आए, पेट्रोल प्राइस भी हमने कम की हैं और हुकूमत ये कह रही है कि महंगाई को भी सिंगल डिजिट पर लेकर हम आ चुके हैं और जो खारजी मामलात हैं वो भी दुरुस्त कर दिए, पाकिस्तान अब तनहा नहीं रहा है। तो आप क्या समझते हैं, मौजूदा सूरत हाल में अपोजिशन को एहतजाज की या ग्रैंड अपोजिशन अलायंस की ज़रूरत है? ये बात यह है कि ये तो मतलब देखिए, ये ज़मीन के दावे तो नहीं है। ये जो दावे वो कर रहे हैं ये को मरीख वगैरह के ऊपर अगर वो रहते हैं तो फिर तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो रियलिटी है वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में गवर्नमेंट की तरफ से हदायत की गई हैं कि आप शाम के बाद सफ़र ना करें। सिक्योरिटी सिचुएशन पाकिस्तान की इस वक्त ये है। हमारा जो फार्मर है वो 2000 रुपये इस वक्त मन जो है वो गंदम आ गई है। पंजाब का किसान रुल गया है। हमारी जो टेक्सटाइल मिल है वो 40% बंद हो गई है। 50,000 लूमें बंद हो गई हैं फैसलाबाद में। और अगर आपका फैसलाबाद या सियालकोट चक्कर लगे या कराची के इंडस्ट्रियल एरिया में चक्कर लगे तो वो आपको बताएंगे कि किस कदर पूरी सिचुएशन है। सो इस वक्त जो हालात हैं पाकिस्तान के, चाहे वो मुआशी हालात हों, चाहे वो सियासी हालात हों, चाहे सिक्योरिटी सिचुएशन हो, ये पाकिस्तान की 80 साल तारीख में बदतरीन नहज के ऊपर है। और अनफॉर्चुनेटली अगर हम इतने गैर संजीदा हैं कि हुकूमत वक्त जो है वो इन हालात को एक तरफ करते हुए ये दावे करे कि ये पाकिस्तान का बेहतरीन वक्त है, तो फिर इस पे तो ज़ाहिर आप रो ही सकते हैं, क्या कर सकते हैं। मुआशी इस्तेहकाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फवाद चौधरी साहब सियासी इस्तेहकाम का होना। इसके लिए हुकूमत ने डायलॉग प्रोसेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ शुरू किया था। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि PTI ने वो डायलॉग प्रोसेस को आगे नहीं बढ़ाया, जबकि PTI कहती है कि हुकूमत नहीं चाहती थी कि ये डायलॉग प्रोसेस आगे बढ़े। आप समझते हैं दोबारा से हुकूमत की जिम्मेदारी है या फिर हुकूमत कोशिश करेगी डायलॉग प्रोसेस को दोबारा शुरू करने की, और ये होना भी चाहिए? 100% डायलॉग प्रोसेस होना चाहिए। लेकिन देखिए ना, मसला यह है कि जब इमरान खान कह रहे थे कि हम एस्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे तो मीडिया ने तनकीद की कि नहीं, आप हुकूमत से बातचीत करें। जब हुकूमत से बातचीत के लिए बैठे तो आपने खुद ही देखा कि राना सनाउल्लाह, इसहाक डार, इरफान सदीकी, अयाज सादक जैसे लोग, नवीद कमर साहब जैसे लोग, ये तमाम लोग अपनी पूरी कोशिश के बावजूद PTI की जो टीम थी उसकी मुलाकात ही नहीं करा सके इमरान खान से। अगर आपकी कैपेसिटी गवर्नमेंट की ये है कि वो एक मुलाकात भी अरेंज नहीं करा सकते तो मुझे आप बताइए फिर वो डायलॉग कर क्यों रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थोड़ी नाराज़ है, बल्कि ज़्यादा नाराज़ है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कह दिया कि हम हुकूमत की किसी भी कानून साजी में हिस्सा नहीं लेंगे। इस सूरत हाल का फ़ायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उठा सकती है, जो जिन जमातों के साथ अपोजिशन में बात की जा रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी मदऊ किया जा सकता है उस ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में।
देखिए, पहली बात तो यह है कि पीपल्स पार्टी का जो नहरों के ऊपर मौकफ है, देखो उसको समझने की जरूरत है। जाहिर है कि पानी के ऊपर पीपल्स पार्टी का मौकफ दुरुस्त नहीं है। उन्होंने कालाबाग डैम नहीं बनने दिया और जिसकी वजह से पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन अभी प्रॉब्लम यह है कि अगर आप पीपल्स पार्टी को अकोमोडेट नहीं करते तो पीपल्स पार्टी का ये वहां पे मुकाबला इस वक्त तो पीटीआई या पीएमएलएन से नहीं है। नवाज शरीफ साहब काफ़ी अर्से बाद एक्टिव हुए हैं। फवाद चौधरी साहब, आप समझते हैं मौजूदा सूरत हाल में कोई रोल प्ले कर सकेंगे? कर सकते हैं। नवाज शरीफ जाहिर है कि पाकिस्तान के बहुत सीनियर पॉलिटिशियन है, लेकिन अभी जब हम देखते हैं अभी तक उनका रोल कोई इम्पोर्टेंट नहीं आया। अभी तक हम यही समझते हैं कि एक उसको जो है जैसे वो बेसिकली लाताल्लुक नजर आ रहे हैं चीजों से। बट लेट्स सी। बानी पीटीआई के साथ मुलाकात का कोई इम्कान है उनके? अनएक्सपेक्टेड होता है क्योंकि 2013 में भी हमने देखा था हुकूमत में आने के बाद अचानक से प्राइम मिनिस्टर साहब पहुंच गए थे बनी गाला, मियां नवाज शरीफ साहब उस वक्त के, तो वो भी अनएक्सपेक्टेड था। इस बार भी कुछ ऐसा इम्कान देख रहे हैं आप? मेरा ख्याल है द बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन टू पाकिस्तान है इसके आसिफ जरदारी एपीसी बनाए और वहाँ नवाज शरीफ और इमरान खान और मौलाना फजलुर रहमान और एस्टैब्लिशमेंट इकट्ठी हो और पाकिस्तान के मामला मसाइल खसूसन बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मामला के ऊपर सीर हासिल जो है वो गुफ्तगू की जाए। ये 5-6 लोग हैं जो पाकिस्तान में इस वक्त मैटर करते हैं और डिसीजन मेकिंग में एक अहम रोल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में आने से पहले हमेशा यही कहती थी कि 6 बारियां 4 बारियां। इस बार आप समझते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दूसरी बारी मिलेगी? इमरान खान के बगैर पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मुमकिन नहीं है। आप पहले भी काफी जोर लगाया है, पहले भी काफी कोशिश की है, लेकिन इमरान खान इस वक्त तो पाकिस्तान की सियासत इमरान खान के इर्द गिर्द ही घूम रही है और जाहिर है कि आपको उनको इंक्लूजन देनी पड़ेगी। लेकिन एक बात भी तस्लीम करनी पड़ेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को कि मुल्क के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोशिश कर रही थी ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाने की, पार्लियामेंट के अंदर भी हुकूमत को तंग करने की कोशिश की, जो फौरन प्रेशर था वो भी डालने की कोशिश की, उस सब में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़िलहाल नाकामी ही मिली है। नहीं, कोई सच मेरा नहीं ख्याल कि इसको अगर आप समझें तो इस जो क्लैश ऑफ टाइटन्स है इस तरह का तो कभी हुआ ही नहीं। और आई थिंक ये पाकिस्तान के लिए तो अच्छा नहीं है कि इतना ज़्यादा पॉलिटिकल एक तकसीम हो गई है, डिवीजन हो गई है ऊपर से नीचे तक, इदारों में और अवाम में बहुत फासला हो गया है। इसको कम करना बहुत ज़रूरी है और आई थिंक उसके लिए आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इस लड़ाई में कोई भी कामयाब नहीं है। अगर आप समझते हैं कि इस लड़ाई में को हुकूमत जीत गई है तो आई थिंक ये पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल रियलिटीज़ हैं फिर उससे आप बहुत दूर। तो फवाद चौधरी साहब, आप क्या समझते हैं, कोई डील या ढील पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलेगी या मामला मजीद टकराव की तरफ जाएगा? मामला मजीद टकराव की तरफ भी जा सकता है क्योंकि जो ताकत में लोग हैं वो सिर्फ अगर ताकत से ही सोचेंगे और हर मसले का हल डंडा और ब्रूटैलिटी और कोरिजन से निकालने की कोशिश करेंगे तो ज़ाहिर मामला और ख़राब होगा। 3 साल से हम यही देख रहे हैं, ये हो रहा है। और अगर इस पे ज़ाहिर है कि मेरी नज़र में रिव्यू करने की ज़रूरत है, नज़रसानी करने की ज़रूरत है, बैठने की ज़रूरत है, पेश देने की ज़रूरत है। राइट। नईम बुखारी साहब, थोड़ा सा तर्क सवाल आपसे करना चाहूँगा। नईम बुखारी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े करीबी साथियों में से रहे हैं। जब हुकूमत में थे, आप मिनिस्टर थे, तो नईम बुखारी साहब भी उस वक्त खान साहब के बड़े करीबी थे। वो ये कह रहे हैं कि खान साहब की नाकामी में अहम रोल, एक तो वो तोहम परस्त हो गए थे, दूसरा उनकी सिलेक्शन ठीक नहीं थी। आपका उन्होंने नाम लिया, फवाद चौधरी साहब जैसे शख्स को वजीर बना देना, खान की सिलेक्शन नहीं हो सकती, इस पर आप क्या कहेंगे? नईम बुखारी साहब हमारे बुजुर्ग हैं, 78 साल की उम्र में उनको चेयरमैन पीटीवी लगा दिया था खान साहब ने, क्योंकि ज़ाहिर है फिर मुझे रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि आप उन्हें हटा दें क्योंकि वो पीटीवी नहीं चला पा रहे थे और उस पर वो नाराज़ हो गए। लेकिन ठीक है, हमारे बुजुर्ग हैं, अब इस उम्र में मैं उनको क्या जवाब दूँ। इमरान खान साहब के ऊपर जो तनकीद है, जब वो हुकूमत में थे उस वक्त तो हमने सिर्फ नईम बुखारी साहब से तारीफें ही सुनी। तो ऐसा हो गया था क्या फवाद चौधरी साहब, जैसे कि बुखारी साहब कह रहे हैं कि खान साहब कहते थे आज दिन अच्छा नहीं है तो सारे फैसले गलत होंगे, इस तरह की बातें होती थी क्या? नईम बुखारी कभी इक़्तिदार में इमरान खान के इतने करीब नहीं थे कि उनकी रूटीन को पता हो। ही वाज जस्ट उनकी महीने में 2 बार मुलाकातें हो जाती होंगी, बट इससे ज्यादा तो नईम बुखारी जो है वो उनके करीब नहीं थे। तो मुझे नहीं लगता। और फिर देखिए ना, जब आप इक़्तिदार में थे तो फिर नईम बुखारी साहब को हिम्मत करनी चाहिए थी, उस वक्त ये बातें करनी चाहिए थी। अब जब इमरान खान जेल में है
तो वो उनके बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो उन जैसे आदमी को ये बातें तो नहीं करनी चाहिए, स्पेशली इस उम्र में तो बिल्कुल ये बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन हो सकता है बंदा सठिया भी जाता है। ठीक है। अच्छा फवाद शरीफ साहब, आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा। राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे हैं कि अगर बानी PTI सिद्क़ दिल से माफ़ी मांगे तो उन्हें माफ़ी मिल जाएगी, इसका कोई इम्कान है? ये तो ऐसे राना साहब इल्फाजी कर रहे हैं। आई थिंक राना सनाउल्लाह बड़े रिजनेबल आदमी हैं, वो डेमोक्रेट हैं, और उन जैसे लोगों को नॉनली तो उनकी बातें सुननी चाहिए। वो चाहते हैं कि हालात बेहतर हों। राना सनाउल्लाह ने हमेशा कोशिश की है, अमली कोशिश की है चीज़ों को बेहतर करने के लिए, और ऐसे ही राना सनाउल्लाह जैसे लोग हो गए, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब जैसे लोग हो गए, अयाज सादिक साहब जैसे जो लोग हो गए, ये लोग हैं जिनको नून लीग के अंदर समझते हैं कि डेमोक्रेसी को बहाल होना चाहिए, और इसी तरह से पीपल्स पार्टी में बहुत लोग हैं। आई थिंक ये वो लोग हैं जिनकी कदर करनी चाहिए, और ठीक है उनकी पॉलिटिकल एक मजबूरी है, कभी वो रेटरिक करते हैं, बट आई थिंक दीज आर द पीपल हु आर होप फॉर पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब, साबिक वज़ीर, सीनियर सियासतदान, प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे, अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। मुझे ब्रेक पर जाना, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे अमेरिका ईरान तनाज़े की। वेलकम बैक नाज़रीन। अमेरिका ईरान तनाज़ा शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। एक तरफ सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुतादिद ममालिक पर ट्रेड वॉर शुरू की, टैरिफ लगाया, इजाफी टैरिफ लगाया, लेकिन दूसरी तरफ ईरान के साथ भी तनाज़ा जो है वो शिद्दत इख्तियार करता नजर आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है कि अगर फौजी ऑपरेशन की या फौज की भी ज़रूरत पड़ी तो हमारे पास फौज है, और इसराइल भी इसमें शामिल हो जाएगा। जबकि ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का इस सूरत हाल में बयान सामने आया, उन्होंने ये कहा कि तनाज़ात और धमकियों के साथ ईरान मज़ीद मजबूत होता है, हम मज़ीद मजबूत हुए हैं, हमें किसी किस्म का किसी धमकी से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया कि हम किसी किस्म का कोई जौहरी बम नहीं बनाना चाहते हैं, हमें जौहरी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, जौहरी साइंस की, जौहरी तवानाई की ज़रूरत है हमें। इसके अलावा ये भी बात सामने आ रही है कि ईरान का बयान जो है वो एक ऐसे वक्त में सामने आया जब ईरानी प्रेसिडेंट के बारे में ये कहा डोनाल्ड ट्रंप ने कि ईरान जौहरी तवानाई हासिल करना चाहता है, और डोनाल्ड ट्रंप किसी सूरत, अमेरिका किसी सूरत इस बात की इजाज़त नहीं देगा। तनाज़ा कहाँ तक पहुँचेगा, क्या कोई मुल्क सालिसी का किरदार अदा कर सकता है, इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है सीनियर दिफाई तजज़ियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड ज़ाहिद महमूद साहब। माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर डॉक्टर बाक़िर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ज़ाहिद साहब आपकी तरफ आऊँगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि धमकियों से खौफज़दा नहीं होंगे बल्कि मज़ीद पावरफुल होंगे। आप क्या समझते हैं, तनाज़ा मज़ीद बढ़ेगा? जिस तरीके से कुछ रोज़ कबल हम देख रहे थे कि मामला तो सुलझाव की तरफ जाते नज़र आ रहे थे, लेकिन अब बात बिगड़ती नज़र आ रही है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाद, पहले तो बहुत शुक्रिया इनवाइट का। आई थिंक जो इस वक्त सिचुएशन है मिडिल ईस्ट की, और ख़ासतौर पे ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स की जो रिलेशनशिप की, बहुत ही क्रिटिकल स्टेज पे है जी। अनफॉर्चुनेटली पहले कुछ ऐसे इवेंट्स पास्ट में हम देखते हैं कि ऐसे इवेंट्स हुए हैं कि जो इस तनाज़े को और फैलाते चले जा रहे हैं जी। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि जो मिडिल ईस्ट की जो भी एप्लीकेशन हुई है, ख़ासतौर पे गाज़ा और अभी जो अफ्रीका में एप्लीकेशन हो रही है हूतीज़ के खिलाफ, ये इनडायरेक्टली एक एप्लीकेशन ईरान के खिलाफ ही उन्होंने सामने रखा है, और इसी को ईरान को ये उन्होंने टारगेट बनाया है। और ये बावर कराने की पूरी कोशिश की गई है कि ईरान जो है वो अपने प्रॉक्सीज के जरिए, चाहे वो हूतीज़ हो या हिजबुल्ला हो या हमास को भी उनकी इनडायरेक्टली सपोर्ट रही है जी। तो ये उन्हीं के इंस्ट्रूमेंट जो है वो के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, और प्रॉक्सी। तो और दूसरी तरफ वर्ल्ड ये समझता है कि जो इजराइल है वो भी एक, और उसके एलिमेंट्स थे, वो अब वाशिंगटन की प्रॉक्सी के तौर पर ही एक्ट करते रहे हैं। जिस तरीके से टेसिट अप्रूवल उनको हासिल रही है वाशिंगटन की, तो वाशिंगटन डायरेक्टली टारगेट तो कर रहा है जी ईरान को विद डिफरेंट मीन्स जी। तो आई थिंक अभी भी मैं तो खैर पहले भी ये कहा करता था कि एक इन्वायरमेंट ट्रम्प जो है वो क्रिएट कर रहे हैं टू हैव अ डायलॉग। इतना अनप्रेडिक्टेबल प्रेसिडेंट है, अब भी और पास भी आपने देखा होगा 2015 में जो इनकी डील हुई थी यूरोप और अमेरिका के साथ ईरान की, उसके बीच में जो सिविलियन यूज था उसकी तो परमिशन थी,
उसकी परमिशन उन्हें मिल गई थी कि सिविलियन यूज के लिए वो परमिट है, उनको परमिशन था कि वो यूज कर सकते हैं, और उसके बदले जो सैंक्शंस थी वो उससे रिलीज होनी थी। लेकिन 2018 में यही प्रेसिडेंट उसको खत्म कर देते हैं। अब दोबारा स्टिक एंड कैरेट की पॉलिसी अपनाई हुई है उन्होंने, वो बातचीत भी कर रहे हैं। दो के कहते ईरानियंस क्लेम कर रहे हैं कि इनडायरेक्ट टॉक्स हैं थ्रू ओमान, बट कंसिडरिंग ये जो सैटरडे को अभी टॉक्स शुरू होनी है उसमें वजीर खारजा आ रहे हैं ईरान के, तो ये दिस इज अ डायरेक्ट टॉक बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स एंड ईरान। और आई थिंक ये बातचीत के जरिए को प्रेशर बिल्ड करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसके अंदर ही डील कर लें, क्योंकि अगर अटैक करते हैं जिसकी वो धमकी बार बार दे देते हैं, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और खास तौर पे अभी ये जो बातचीत की है इन्होंने, जो नेतन्याहू का अमेरिका में जाना था, ये टोटल ईरान स्पेसिफिक था। इट हैड नथिंग टू डू विद गाजा या इजराइल के साथ इसका कोई नहीं। तो उन्होंने एक ओकेजन क्रिएट किया और उस पर उन्होंने स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग की है, क्वेश्चन आंसर सेशन में मैसेजिंग की है कि अगर ये डील नहीं होती तो फिर ईरान के लिए खतरात है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा जवाद, ये बहुत ही खतरनाक होगा पूरे इलाके, न सिर्फ पूरे इलाके के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए। जंगें शुरू करना बहुत आसान होता है, टारगेट लेना बहुत आसान होता है, जंग को लॉजिकल एंड तक पहुंचाना बहुत ही मुश्किल है। इसी अमेरिका को हमने देखा है कि 20 साल के बाद एक क्योटिक अफगानिस्तान छोड़ के गए हैं। यही अमेरिका ईरान की जंग को भी लॉजिकल एंड तक नहीं ले जा सकता। तो जंग शुरू कोई करता है लेकिन उसका इख्तिताम कोई और करता है। दिस विल बी एक्सट्रीमली डेंजरस फॉर द एंटायर रीजन, नॉट ओनली रीजन बट पूरे दुनिया के लिए ये बहुत बड़ा खतरा होगा। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर बाकर साहब, एक तरफ से डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि अगर फौजी ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ी तो उसके लिए भी हमारे पास फौज मौजूद है, लेकिन ईरानी प्रेसिडेंट का ये मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि मुज़ाकरात के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं, अपने वक़ार के तहत और फ़ख्र की बुनियाद पर मुज़ाकरात करेंगे। डायलॉग का कोई रास्ता नज़र आ रहा है आपको? बहुत बहुत शुक्रिया जवाद साहब। देखें, जहाँ तक ये डायलॉग की बात है या मिलिट्री एक ऑप्शन के तौर पे अगेंस्ट ईरान की बात है, तो मैं तो बिल्कुल नहीं समझता कि अमेरिका इस हद तक चला जाएगा कि ईरान के ख़िलाफ़ कोई मिलिट्री एज ऑप्शन के तौर पे यूज़ करें। क्योंकि जो ट्रंप की पर्सनैलिटी है वो हमेशा उसने जो अपनी एक, क्योंकि एक पॉपुलिस्ट लीडर है, उसने जो इलेक्टोरल कैंपेन चलाई थी वो यही थी कि अमेरिका किसी भी कॉन्फ्लिक्ट का डायरेक्ट हिस्सा भी नहीं बनेगा और ना किसी वार का हिस्सा बनेगा। तो ये तो मेरे ख्याल में अगर वो इस तरह वार में जाता है तो ये इसकी जो इलेक्टोरल कैंपेन थी या जिस तरह वो सेकंड टेन्योर के जिस बेस के ऊपर आया है, तो वो इसकी अपनी जो वोटर जो उसका सपोर्ट है वो भी एक लॉस कर देगा। जहाँ तक ये बात है ना कि मिलिट्री एक ऑप्शन है अगेंस्ट द ईरान, लेकिन ये भी क्लियर कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने कि हम वही करते हैं जो करना चाहते हैं। जी एग्जैक्टली। लेकिन इसमें देखें जो इजरायली ये प्राइम मिनिस्टर गए हैं तो उनका बिल्कुल ये सही कह रहे थे कि उनका एक ही मकसद था ईरानियन, ये एक तरह से इजराइल को भी खुश करने की कोशिश थी कि जी देखें हम मिलिट्री को एज ए ऑप्शन के तौर पे भी यूज़ करेंगे। लेकिन ईरान जो इजराइल है वो हमेशा से उसकी कोशिश रही है कि ईरानियन का अगर न्यूक्लियर प्रोग्राम अपने ख़त्म करना है, ये किसी डील से नहीं होगा, ये आपको एक मिलिट्री ऑपरेशन करने पड़ेगा। और शुरू से ये तकरीबन 2010 से लेकर अब तक जितना भी अमेरिका के ऊपर प्रेशर है या इजराइल उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको आप एज आ यूज़ करें मिलिट्री एज ऑप्शन के तौर पे। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये इसमें मिलिट्री ऑप्शन कैसे यूज़ हो सकती है, ये यूज़ कर सकते हैं साइबर वारफेयर, साइबर अटैक। क्योंकि ये 2010 से लेकर 2012 तक अगर देखें तो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर, पर्टिकुलरली बुशार न्यूक्लियर रिएक्टर के ऊपर 3 साइबर अटैक हुए थे, जिसमें जो सबसे बड़ा अटैक हुआ था, स्टक्सनेट अटैक हुआ था 2010 के अंदर, और उसके बारे में ये कहा जाता था कि ये इजरायली और अमेरिकन बेस सॉफ्टवेयर वायरस था और इसने ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम को इस हद तक डैमेज कर दिया था कि ईरान को अल्टीमेटली नेगोशिएशन की तरफ जाना पड़ा और ये डील साइन हुई थी जो कि ईरान और यूरोपियन कंट्री के साथ इनकी वो जो हुई थी। कि तो मे भी ये हो सकता है कि बजाय इसके कि डायरेक्टली कोई मिलिट्री ऑपरेशन के तौर के ऊपर यूज़ करें, अगर कहीं बहुत एग्रेसिव इनका अप्रोच होगी तो वो साइबर वारफेयर होगी, कोई ना कोई ऐसी जो साइबर वारफेयर के थ्रू ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिसमेंटल किया जाए या उसको ख़त्म किया जाए, ये एक ऑप्शन हो सकती है। तो जहाँ तक ये डायलॉग की बात है, मेरा ख्याल में दोनों साइड से, ईरान को भी देख लें या अमेरिका को भी देख लें, ये असल में दोनों एक ही चीज़ के ऊपर ट्राई कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये सेटलमेंट हो जाए। क्योंकि पोजीशन ये है, ईरान भी एक वार को, मिलिट्री ऑपरेशन को अफोर्ड नहीं कर सकता और ना अमेरिका के पास ये इस टाइम की सिचुएशन है कि वो कोई एक न्यू फ्रंट खोले, नया महाज खोले उस टाइम के ऊपर जब
अमेरिकन ग्रेड बनाने का इनका आइडिया है, अमेरिकन फर्स्ट डॉक्ट्राइन इनकी पॉलिसी है, जहाँ दुनिया भर के अंदर उन्हें टैरिफ लगा दिया है और फिर वो कोई एक और नया महाज खोल दे। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह हो सकता है। इस पोजीशन अमेरिका नहीं है, बिल्कुल ठीक है। जाहिद महमूद साहब, आप समझते हैं जिस तरह के ट्रंप के स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं, उन्होंने कह दिया कि इसराइल भी इसमें शामिल हो जाएगा, दुनिया एक और जंग के धाने पर खड़ी है? जवाब धाने पर नहीं खड़ी, दुनिया ऑलरेडी एक जंग में है जी। ये जो ईरानियन कॉन्टेक्स्ट है, मिडिल ईस्ट है, ग्रेटर इजराइल की एप्लीकेशन है, दिस इज अ वॉर एंड अमेरिका इज ऑलरेडी पार्टिसिपेटिंग इन दिस वॉर। जितना वेपन और असला इन्होंने इस जेनोसाइडल वॉर में इसराइल को दिया है, तो वो कहते हैं ना कि सामने निशाने पे सामने कोई और है लेकिन निशाना कोई और है जी। तो ये ऑलरेडी अमेरिका इज इन द वॉर। लेट मी से इट अगेन कि हम ऑलरेडी, दुनिया जो है ना वो वॉर के अंदर है जी। अभी देखिए ना, जो हुतीज टारगेट ले रहे हैं अफ्रीका के बीच में कि जी वो सी लेन जो है उनको क्लियर रखना चाहते हैं, उनको भी अमेरिका क्या डिक्लेयर कर रहा है कि इरानियन इंटरेस्ट टारगेट, वी आर टारगेटिंग द इरानियन इंटरेस्ट। यानी कि वो हुतीज को वो कह रहे हैं कि ये उनका नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जो ईरान के कंट्रोल में है। हिजबुल्लाह को उन्होंने ईरानियन आर्म करार दे के इधर लड़े हैं, ये प्रॉक्सी के तौर पर इसराइल को यूज कर रहे हैं। देखिए अफगानिस्तान में मुझे लगता है कि जो अमेरिकन प्रेजेंस थी, बूट्स ऑन ग्राउंड, ये लगता है कि कम से कम एटलीस्ट अगले 40-50 साल के लिए ये बूट्स ऑन ग्राउंड वाली प्रेजेंस आखिरी प्रेजेंस थी, क्योंकि उनको बुरी तरह यहाँ से शिकस्त हुई है जी। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद माना है कि ये बहुत एम्बैरसमेंट सिचुएशन थी, एम्बैरसिंग सिचुएशन थी यूनाइटेड स्टेट के लिए, जो ये विड्रॉल हुआ है जी, जिस तरीके से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ से विड्रॉल किया है। तो वो अभी जैसे फरमा रहे हैं, आपके पैनलिस्ट भी फरमा रहे थे कि वो कोई और तरीक़ेकार जरूर अपनाएंगे। तो मैं ये कहूँगा कि काइनेटिक डोमेन में वो अपनी प्रॉक्सीज को यूज करेंगे जी, इकोनॉमिक कोर्जन यूज करेंगे, इंटिमिडेशन यूज करेंगे बिफोर गोइंग ऑन ग्राउंड। देखिए ईरानियन जो साइट्स हैं, एटॉमिक साइट्स हैं, जो उनके न्यूक्लियर साइट्स हैं, सॉरी, उनको अगर इंगेज करेंगे तो ये रीजन में चाइना बैठा हुआ है, न्यूक्लियर पावर है, रशिया है, इंडिया है, पाकिस्तान है, दिस होल रीजन इज अ न्यूक्लियर रीजन जी। और ये इसकी सेंसिटिविटीज है, उसको करेंगे और खुदा ना खासा वो रिटेलिएट करता है इजराइल के ऊपर या इनके किसी एसेट्स के ऊपर, तो वो उसका रिस्पॉन्स के बाद यहाँ की सिचुएशन शायद अमेरिका के कंट्रोल में ना रहे। एंड आई डोंट थिंक सो कि बाकी वर्ल्ड उसको परमिशन देगा ईरान को इस तरीके से एंगेज करने की। तो इसमें हमें भी ये उम्मीद करनी चाहिए कि एक अच्छी डील इनकी हो जाए। जो न्यूक्लियर का यूज है, ईरानियन हिस्ट्री भी जो न्यूक्लियर की है उसका भी देखे ना जी, वो अमेरिका स्पेसिफिक तो प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ, शाह के टाइम पे ये शुरू हुआ था। फिर जब खमन आया, आई मीन रेवोल्यूशन आया, रेवोल्यूशन में कहा जी ये वेस्टर्न वेपन्स है, इसकी कोई जरूरत हमें नहीं है, वो रोक दिया गया। लेकिन 80 की दहाई में आप 80s में देखते हैं कि इराक ने हमला कर दिया। अब जब इराक ने हमला किया ईरान के ऊपर, तो फिर इन्होंने समझा कि हमें अपने दिफा के लिए करना चाहिए। तो थोड़ा सा ईरान भी अनप्रेडिक्टेबल कंट्री है, टू बी ऑनेस्ट देखा जाए। लेकिन ट्रंप का तो इससे ज्यादा तो अनप्रेडिक्टेबल कुछ हो भी नहीं, कोई भी नहीं हो सकता। ठीक है, बिल्कुल ठीक है आपके पॉइंट सामने आए। वाकिर साहब, एक बड़ा अहम मामला मौजूदा सूरत हाल में आप क्या समझते हैं, सालिस का किरदार कौन अदा कर सकता है? जो रीजन के दो बड़े मुल्क हैं, जिनमें एक तो रशिया हो गया, वो यूक्रेन के साथ कॉन्फ्लिक्ट में इस वक्त मुब्तला है, फिर चाइना इज ऑलरेडी इन्वॉल्व इन अ ट्रेड वॉर विद अमेरिका। तो किसको आप देख रहे हैं कि कुछ सालिस का भी किरदार अदा कर सकेगा इस सूरत हाल में? मेरा ख्याल में अगर सालिस का कोई मीडिएशन के तौर पे कोई रोल बन सकता है तो या तो सऊदी अरेबिया का हो सकता है या रशिया का हो सकता है। वो उसकी रीज़न ये है कि जो यूक्रेन और रशिया की वार है उसके अंदर अमेरिका एज अ मीडिएटर के तौर पे काम करे, या अमेरिका चाहता है कोई सीज़ फायर हो जाए इसके अंदर। यहाँ पर जो ईरानियन प्रोग्राम के ऊपर या ईरान के साथ जो रिलेशन है इस टाइम, जब बड़े टॉप उसके बहुत अच्छे रिलेशन है, ताल्लुकात हैं ईरान के, चाइना के और रशिया के आपस में। मेरे ख्याल में एक रशियन फैक्टर भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अमेरिका के लिए, जो इसको किसी मिलिट्री एडवेंचर के तौर पे या इस तरह की एक्शन के तौर पे कोई यूज़ ना करे। दूसरी जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने देखा है कुछ दिन पहले ईरान के और सऊदी अरेबिया के दरमियान नेगोशिएशन हुई है। ईरानियन प्रोग्राम के ऊपर जो सबसे ज़्यादा कंसर्न है, जिसको सबसे ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो सबसे ज़्यादा या तो सऊदी अरेबिया के हैं या यूएई को हैं।
तो मेरा ख्याल में इस सिचुएशन में, क्योंकि ट्रंप ने जो अपना सबसे पहला विजिट ऑफिशियल डिक्लेयर किया है कि वो मैं सऊदी अरेबिया के अंदर जाऊंगा और मेरा पहला फॉरेन ट्रिप जो होगा वहाँ पर होगा, इस सिचुएशन में मे बी ये भी हो सकता है कि ट्रंप सऊदी अरेबिया को बीच में इन्वॉल्व करे एज ए मीडिएटर के तौर पर, कहीं पर ईरान को इस तरह के टेबल के ऊपर ले आए या अपने प्रोग्राम को किसी हद तक रोल बैक कर दें या किसी न किसी हद तक यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ कर दें। बट बिकॉज इन दोनों कंट्री के दरमियान की हम हिस्ट्री देखते हैं, दोनों के दरमियान क्लैशेस भी हैं, एक आइडियोलॉजिकल क्लैशेस भी हैं, तो मे बी अदर जो दूसरी ऑप्शन है मेरे ख्याल में सबसे बेस्ट इस टाइम जो ऑप्शन वो हो सकती है वो रशिया, क्योंकि ट्रंप और जो रशियन गवर्नमेंट के दरमियान जो रिलेशन है वो देखते हैं ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी हैं और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी हैं एक दूसरे से बात करने में। तो मेरे ख्याल में ये दो ही कंट्री हैं जो कि एज ए मीडिएटर के तौर पे काम कर सकते हैं। जहाँ तक चाइना की बात है तो चाइना वो किसी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर मीडिएशन के तौर पर मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई रोल चाइना किसी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ता है। क़ता कलामी की माज़रत, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर बाक़िर साहब, मेजर जनरल रिटायर्ड मूसा हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आपने देखा नाजरीन, मसाइल जो हैं वो डायलॉग के ज़रिए ही हल हो सकते हैं, जंगें सिर्फ तबाही लाती हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।